Hello friends, welcome to my YouTube channel and I hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MHI 08 जो है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकृति मानव अंतर संबंध। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में प्रकृति मनुष्य के अंतर संबंधों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। केवल शारीरिक विकास ही मानव के विकास के सार्थक की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकता। मानव अपने साथी मनुष्यों के साथ मिलकर और अपने द्वारा बनाए गए औजारों से जो काम करता है वह उसे जीव जगत में महत्वपूर्ण बना देता है। ये बोल रहा है जो केवल जो शारीरिक विकास ही मनुष्यों के विकास के स्पष्ट रूप की व्याख्या नहीं करता, मानव अपने साथी मनुष्यों के साथ जो मिलकर काम करता है वो उसको जो हमारा जीव जगत है उसमें महत्वपूर्ण बना देता है। उसने औजारों के रूप में पहले पत्थर के टुकड़े तथा आसपास पड़ी अन्य सुलभ प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया। इन औजारों के प्रयोग ने मानव के पुरखों को अंततः वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और बाद में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग औजार बनाने के लिए प्रेरित किया। जो प्राचीन काल का मानव था, जब उसने स्टार्ट किया जो औजार वगैरह पत्थर से उसने बनाए तो उसने साथ साथ में उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। इससे जो उसकी आवश्यकताएं थी वो पूरी होने लगी। विभिन्न कार्यों में वो उन औजारों को यूज़ करने लगा। ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसे समझाने की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको जस्ट रीड कर रही हूँ। प्रकृति के अन्य जीवों की तरह मानव भी अपना जीवन यापन आदिकाल में शिकार व कंदमूल संग्रहण से करता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से वृक्षों को काटने, कंदमूल को खोदने, लकड़ी चीरने व शहद की प्राप्ति के लिए करता था। पत्थर के औजारों के आधार पर आदिकाल को मुख्य दो भागों में विभाजित करते हैं। पत्थर के औजारों के आधार पर आदिकाल को मुख्य दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला मूल औजार जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है और दूसरा शलक औजार जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो पत्थर के औजारों के आधार पर हम आदिकाल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला है वो है मूल औजार जो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है और दूसरा है शलक औजार जो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। पाषाणकालीन औजारों में सबसे महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी थी। हाथ की कुल्हाड़ी मूल रूप से भोजन के रूप में मांस को काटने के लिए होती थी। यह मानव की एक विशेष शारीरिक दक्षता को दर्शाती है। पत्थर के औजार मानव चिंतन के प्रयोग का स्पष्ट साक्ष्य हैं, जिसमें प्रकृति के साथ अनुकूल व स्थानीय संसाधनों के समुचित व क्रियात्मक उपयोग की अवस्था इनमें निहित है। इससे हमें पता चलता है कि मानव और प्रकृति के कैसे रिलेशंस थे, कैसे मानव प्रकृति की चीज़ों को यूज़ करके अपने लिए काम में ला रहा था। समुचित व क्रियात्मक उपयोग की अवस्था इसी में निहित है। हालांकि प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने उपयोग में लाने की प्रक्रिया अति आरंभिक अवस्था में थी। इसके बावजूद महत्वपूर्ण बात यह है कि आदि मानव ने प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए किया। पाषाणकालीन अवस्था के बाद मिले औजारों में हम महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। ये औजार धारदार और सूक्ष्म रूप से मिलते थे। जैसे हमने पढ़ा अभी जो ये स्टार्टिंग फेज़ था, तो अभी जब पाषाणकालीन अवस्था के बाद जो औजार आएंगे उनमें महत्वपूर्ण बदलाव हमें दिखेंगे। ये औजार धारदार और सूक्ष्म थे। इस अवस्था को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस अवस्था में औजार अभी जो पहले हम पढ़ रहे थे वो पाषाण काल पढ़ रहे थे, अब मध्य पाषाण काल की बात आ रही है। जो मध्य पाषाण काल में जो
जो उपयोग होंगे औजार वो उनसे ज़्यादा सूक्ष्म और धारदार थे। इस अवस्था में औजार उद्योग पर मानव का अधिक नियंत्रण देखने को मिलता है। ये अधिक हल्के किस्म के होते थे। इनका उपयोग जानवरों पर घातक आक्रमण के लिए किया जाता था। इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए अन्य सामग्री का उपयोग भी होने लगा। जानवर की हड्डी, उनके सींग, बांस या लकड़ी का प्रयोग अब प्रचलन में आया। इस काल के उपकरण एक विकसित तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं। इससे ये पता लग रहा है कि अब तकनीक भी आना स्टार्ट हो गई थी। जो पाषाण कालीन जब टाइम आया उस टाइम जो लोग थे थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गए, तो वो लोग थोड़ा टेक्निकल काम करने लग गए। इन कुशलताओं के कारण ही ये कालांतर में विकसित होते मानव को मैदानों व जंगलों को साफ करने में मददगार साबित हुआ। लगभग इसी काल में आसपास हमें आरंभिक शैल चित्रों के नमूने प्राप्त होते हैं। अभी मानव थोड़ा डेवलप हो गया था तो वो थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह शैल चित्र भी बनाने लग गया था। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल तक मनुष्य जीव जंतुओं के बारे में बहुत ही अधिक जागरूक हो चुका था। अब यह गुफाओं, कंदराओं, टीलों व अन्य प्राकृतिक स्थलों में शरण लेने लगा था। इसे मानव प्रकृति के अंतर संबंध के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। इस पूरे विकास के बाद भी मनुष्य अभी भी अपने तत्कालीन पर्यावरण की दया का पात्र बना हुआ था। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति प्रदत्त सुलभ चीज़ों पर ही निर्भर था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, जो था पाषाण काल और मध्य काल में जो प्रकृति है और जो मनुष्य हैं उनके बीच में कैसे संबंध थे। जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है कृषि के आगमन ने किस प्रकार मानव प्रकृति संबंधों को प्रभावित किया। कृषि के आगमन के कारण मानव प्रकृति के मध्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आरंभिक काल में मानव का जीवन केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर करता था और उन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन कृषि के कारण उसकी दक्षता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब मानव अनाज को फलों व मांस की अपेक्षा अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता था। अनाज के इस गुण ने जहां एक ओर सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानांतरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। अब मानव खाद्य सामग्रियों से अलग हटकर कला, शिल्पकला एवं तकनीकी विकास के लिए पर्याप्त समय देने लगा। जब कृषि का आगमन हुआ, कृषि से पहले जो मानव था उसको अपना खाना जुटाने के लिए बहुत काम करना पड़ता था और जब फेवरेबल कंडीशंस होती थी तो उसको उसी के अकॉर्डिंग वो खाने का सामान मिलता था। वो उनको स्टोर भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकता था। जैसे मांस है या फल है तो वो उनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे जैसे टाइम हुआ उसको थोड़ी समझ आने लगी तो उसने कृषि करना स्टार्ट किया, जिससे वो जो दाने थे, अनाज था, उसको एकत्रित करके रख सकता था जो उसके बाद के लिए काम आ सकता था। और अब खाने की चीज़ों से जो उसका फोकस था उसको हटा के वो दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लगा, जैसे शिल्पकला, तकनीकी विकास इत्यादि। वास्तव में अखेटक संग्रहकर्ता की स्थिति तक आने में मानव को काफ़ी समय लगा। कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीक और उपकरणों का विकास भी एक लंबे समय के अंतराल में ही संभव हो सका। कृषि पर नियंत्रण व भोजन प्राप्ति के प्रति आश्वस्त होने के बाद मानव के पास अधिक समय बचने लगा, क्योंकि कृषि एक मौसमी कार्य था। लेकिन कालांतर में जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक कृषि उत्पादन के लिए अच्छे उपकरणों, सिंचाई के लिए अच्छी तकनीक की मांग बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप धातु के प्रयोग का प्रचलन और धातुकर्म द्वारा धातु निकालने की पद्धति का विकास हुआ। धातुकर्म की विशेषता यह है कि इसके लिए उच्च कोटि की दक्षता तथा विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी। इसके कारण धातुकर्म एक पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में सामने आया। इस प्रकार के दक्ष व्यक्ति और जीवन यापन कृषि अधिशेष पर कर सकते थे। अतः समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसका अनाज उत्पादन से सीधा संबंध नहीं था, परंतु अन्य लोगों के श्रम
से उत्पादित संसाधनों पर वो अपना जीवन यापन करते थे। जो धातु कर्म है, अब जो हमने औजार बना लिया उसके लिए हम धातु से ही बनेंगे वो। तो जो कुछ लोग